हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की, जो बताता है किसी भी दो चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगती है, ये फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन भी हो सकती है। अगर दोनों चार्ज सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्सन होता है। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, तो इस कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है, वो क्या होती है, वो दोनों जो चार्ज है, दोनों पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। और ये जो फोर्स लगती है, ये क्या होगी, दोनों चार पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगती है। ठीक है। तो आपके पास कोई भी क्या हो गया, दो पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगी, वो दोनों के पास जो चार्ज है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्शन की। तो हम कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टिकल को जो मिलाने वाली लाइन है उसके अलोंग लगेगी, वो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकती है, वो बेस्ड ऑन देयर साइन। तो अगर मैं इस बात को मैथमेटिकली लिखूँ, तो अगर मैं बोलूँ भाई क्यू डैश चार्ज जो एक पॉइंट चार्ज है क्यों, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है। अगर क्यू डैश और क्यू के बीच के डिस्टेंस आर हो, तो क्या होगा कि क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है जो क्यू डैश के ऊपर लगा रहा है। अब देखो कैसे, अब आपके पास एक क्यू डैश चार्ज है, एक क्यू चार्ज है। ठीक है। दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स क्या होगी, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो एफ प्रोपोर्शनल होगा क्यू डैश के और एफ प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के। सो अगर दोनों को हम एक साथ लिखे तो हमें क्या लिखना होगा, एफ प्रोपोर्शनल होगा क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर का। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगाना होता है, और ये जो कॉन्स्टेंट क्या है, इसको हम बोल देते हैं, ये वैसे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो जिससे ये इक्वेशन ये आ चुकी है। अब ये जो इक्वेशन है ये साइन सेंसिटिव होती है। अगर यहाँ पर एफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है। उनके बीच में रिपल्सन हो रहा होगा। और अगर ये फोर्स नेगेटिव आती है तो क्या होगा, ये नेगेटिव का मतलब है दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीन सिचुएशन है, अगर क्यू डैश और क्यू ये दोनों अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एफ नेगेटिव आएगा तो मतलब क्या, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो तो, या फिर अगर दोनों नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को एक्सप्लेन करता है। अब हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं। अभी तक तो मैं बोल रहा था कि जो क्यू डैश चार्ज है क्यू पर फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये जो क्यू चार्ज है तो क्यू डैश पर एक फोर्स लगा रहा होगा। तो जो क्यू चार्ज क्यू डैश पर फोर्स लगाएगा वो सेम इतनी ही फोर्स लगाएगा जितना क्यू डैश क्यू पर लगा रहा है, बट ये दोनों फोर्स अपोजिट होगी डायरेक्शन में। चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सेम होगा। मतलब जो क्यू डैश क्यू पर फोर्स लगा रहा है उतनी फोर्स क्यू भी क्यू डैश पर लगाएगा, बट they will be in opposite direction. Okay, so if they are in opposite direction, तो आई थिंक ये कूलम्ब लॉ को एक बेटर रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे, एफ इक्वल्स टू के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है, फोर्स क्यू डैश पर या तो एक फोर्स लगा रहा है, फिर क्यू डैश क्यू पर एक फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच में ये क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन हम बात करते हैं इस के बारे में कि ये के कितना है। देखिए 11th क्लास में हम जितने फॉर्मूले पढ़ते थे फोर्स वगैरह से रिलेटेड, उन सभी फॉर्मूले में एक अच्छी बात ये थी कि जो इनकी वैल्यू होती थी, जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता था उस पर डिपेंड नहीं करते थे। ठीक है। मतलब जो आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है,
एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एसआई सिस्टम होता है। अगर आपने यूनिट के साथ छेड़छाड़ कर दी, अगर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ही बदल जाता है, ठीक है। लेकिन जो 11th क्लास में तो ऐसा नहीं होता, तो उसमें तो थोड़ी हमें अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर हम यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमें यूनिट को के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, हमें यूनिट के लिए थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि जो 11th क्लास में अगर हमने यूनिट के साथ प्रॉब्लम की है तो हम बाद में उसे चेंज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। तो जब आप सीजीएस सिस्टम को फॉलो करोगे तो उस केस में जो स्मॉल के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और जो फोर्स का फॉर्मूला होगा डायरेक्टली बस यही होगा, क्यों डैश अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल ईजी सा लग रहा है। हाँ, इससे जो गॉसियन सिस्टम होता है, जो सीजीएस सिस्टम होते हैं, इसमें फॉर्मूले आसान मिलते हैं। लेकिन जो हमारे लिए जो कॉमन हाउस होल्ड यूनिट्स है, जो हमारे लिए मतलब फैमिलियर है, वो क्या है, एसआई सिस्टम है। क्योंकि हम जनरली एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो अगर हम एसआई सिस्टम को फॉलो करें, एसआई सिस्टम में क्या होता है, लेंथ मीटर में होता है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो इसी तरीके से चार्ज गुलाम में होता है। लेकिन सीजीएस में किस में था, चार्ज ईएसयू में था, ठीक है। तो यहाँ पर जो जब आप चार्ज को गुलाम में रखोगे तो जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो अब ये यूनिट कैसा है के की, ये देखो हमें पता है ऐसा यूनिट फोर्स के हमें पता है न्यूटन होती है, इसके मीटर होगी, मीटर स्क्वायर, और ये कूलम होती है, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अगर ये सीजीएस होता है तो सीजीएस में क्या होती है इसकी यूनिट, ये तो होते हैं फोर्स के, तो होते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ईएसयू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये 1 होती है तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप एसआई सिस्टम को फॉलो करोगे तो इसकी वैल्यू ऐसे 8.99 कुछ में दे रखा है, कुछ बुक में 8.9, लेकिन हम इसे 9 ही लिख लेते हैं। सो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होगा, ओके। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में और लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं। जो हम लिख सकते हैं इसके को के की जगह पे लिख सकते हैं 1/4πε0। देखो इसके अपने एक फ़ायदे इस नोटेशन के, यहाँ पर हमें पता है पाई तो एक कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये ε0 क्या है। सो जो ε0 है ये एक परमिटिविटी कॉन्स्टेंट है या फिर इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ओके। अब जो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी कांस्टेंट है, मीडियम के बारे में बताता है। देखो क्यों टेस्ट, क्यों के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो इसके बीच में क्या मीडियम, अगर इसके बीच में एयर है तो उस केस में जो आपका ε0 होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर होगा, ठीक है। तो अगर कोई और मीडियम हो तो यहाँ पर हम नोट को हटा देंगे, एप्सिलॉन ही रख लेंगे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर इनिशियली क्या रखी है, एयर रखी है, फिर वैक्यूम रखा है, तो हम यहाँ पे नोट लगा लेते हैं, ε0, ठीक है। लेकिन अगर हम इस नोट को हटाएंगे तो क्या होगा, किसी एक मीडियम के लिए हो जाता है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाता है, 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब जो ये फोर्स होती है ये क्या पार्टिकल के लिए लगती है, नहीं, ये पार्टिकल के लिए नहीं है, बॉडीज के लिए भी लगा सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो बॉडी का साइज है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए कि उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। अगर आपके पास कोई भी दो बॉडी है, अगर उनका साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, तो हम क्या मान सकते हैं, उन बॉडीज को हम मान सकते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्योंकि आपके पास भाई दो बॉडी है जिनके पास चार्ज है, लेकिन उनका साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आप इनको पॉइंट चार्ज मान लो, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और दो आप एक बड़ी बॉडी के लिए भी कूलम्ब लॉ अप्लाई कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ये पॉइंट चार्जेस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और इनफैक्ट आप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये फिजिक्स की एक काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी है, और इसको हम एक यूनिक सिंप्लीफिकेशन के साथ कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी एक यूनिक सिंप्लीफिकेशन के साथ अप्लाई होती है। सो अगर हमें पता है भाई 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे और ε0 निकल लेंगे, वो आती है 8.85 × 10⁻⁻12। लेकिन हम ε0 को तभी रखेंगे अगर चार्जेस के बीच में क्या है, वैक्यूम या फिर एयर रखी हुई है। लेकिन अगर इन दोनों चार्ज के बीच में हमने कोई भी एक दूसरी ऑब्जेक्ट रख दी, ठीक है, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रख दिया, तो हम ε नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे,
हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। हम परमिटिविटी लिखेंगे उस मीडियम की, ना कि एयर की। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिख देंगे। अब जो एप्सिलॉन को हम रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन नॉट को, ये एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा, हमें पता है, मैंने एक चीज़ बोल दी है कि जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली बताता है कि फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हुई है। तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के इंटू एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हो, क्योंकि इतने टाइम्स ये डिक्रीज ही तो ही होगी ना फोर्स। तो हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन भी कर सकते हैं। अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है मीडियम का, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ में के की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं पूछूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, वो कैसे निकालोगे आप, तो जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें आप अगर एयर या फिर वैक्यूम के परमिटिविटी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीडियम का परमिटिविटी कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाता है, 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर लो या फिर केवल यहाँ पे एप्सिलॉन कर लो। ठीक है, तो ये होगा आपका फोर्स। अब हम देखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है ये तो हमने जान लिया, लेकिन जो कूलम्ब लॉ है इसमें जो फोर्स लग रही है इसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होगी। और जब फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात है भाई हमें डायरेक्शन में हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। तो मैंने क्या करा है भाई, दो चार्ज ले लिए, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, और Q2 चार्ज पर मेरे को फोर्स निकालनी है Q1 की वजह से। ठीक है, तो Q1 की पोजीशन R1 है, Q2 की पोजीशन R2 है। कभी कभी जब प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों चार्ज की पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ एक्सिस बनाकर लिख लेनी चाहिए, और उनके बीच का हमें वेक्टर चाहिए, हमें उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मुझे Q2 पर फोर्स निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं Q2 की तरफ को जाता हुआ जो एक वेक्टर है उसको कंस्ट्रक्ट करूंगा, मतलब R12 देखूंगा। R12 मतलब क्या है, जो Q1 से Q2 की तरफ को जाता है, जो क्या होगा R2 माइनस R1 होगा। इनके बीच दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन वेक्टर R12, 1 से 2 की तरफ को R2 माइनस R1। तो जो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स होगी Q1 की वजह से, मतलब F12 2 पर फोर्स 1 की वजह से, वो कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन लिख लो या फिर एप्सिलॉन नॉट लिख लो, इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, इनटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होगा। सो R12 जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे इनटू, अब ये जो हमें क्या करनी है, डायरेक्शन लिखनी है। तो डायरेक्शन मैं बताऊँ कौन सी लिखूंगा, यही लिखूंगा R12। 2 पर फोर्स देख रहा हूँ ना, तो 2 की तरफ को जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखना इसे कैसे करेगा ये अभी बताएगा इसके बारे में। फिलहाल इस वेक्टर को लिख लो, लेकिन इस वेक्टर को नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी किसी एक मैग्नीट्यूड की, हमें सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है। तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो R12 की डायरेक्शन में, मतलब R12 के यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, कोई भी एक वेक्टर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो R12 होगा वो क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और उसके मैग्नीट्यूड से जब यहाँ पे डिवाइड किया तो हमने, तो नीचे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का R12 का क्यूब हो गया इसके मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है जो R12 वेक्टर होगा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, कोई भी एक वेक्टर हो गया अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन से कैसे कंसिस्टेंट है। आप कंसीडर कीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, Q2 पर फोर्स इधर को लगेगा, Q1 पर फोर्स इधर को लगेगा। मैंने Q1 पर फोर्स की भी बात नहीं करी है, मैं Q2 पर फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो Q2 पर फोर्स कहाँ को लगेगी, इधर को लगेगी। तो जो Q2 पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जो R12 की डायरेक्शन, तो हमने R12 लिख लिया। अगर दोनों का साइन सेम है तो जब हो जाता है, अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और अगर दोनों प्लस है तो फिर प्रोडक्ट प्लस ही आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा, ये जो माइनस साइन होगा इसकी डायरेक्शन को बदल देगा। तो अगर दोनों में अगर अट्रैक्शन भी होता, अगर दोनों का साइन भी अपोजिट है तो इसमें क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी। लेकिन वो तो यहाँ पर ही चेंज हो जाता है फोर्स की डायरेक्शन Q1 Q2 से। ठीक है, अगर मेरे को इसका उल्टा देखना हो, Q1 पर फोर्स देखनी हो Q2 की वजह से, तो क्या होगा,
आप से F21 लिखोगे 1 पर फोर्स 2 की वजह से, तो आप क्या करोगे 1 की तरफ को जो वेक्टर आएगा R21, मतलब 2 से 1 की तरफ को जो वेक्टर आ रहा है उससे डिवाइड करोगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। मैग्नीट्यूड तो सेम है, चाहे कोई से भी कर लो, लेकिन जो डायरेक्शन रखोगे क्या करोगे R21 का यूनिट वेक्टर रखोगे, यानी R21 रखोगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, जब हमने वेक्टर को देख लिया है एक वेक्टर फॉर्म में हमें ये बात याद रखनी है, जो सेपरेशन वेक्टर है इसको हमें पहले निकाल लेना है। अगर प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या करता है, इजी कर देता है प्रॉब्लम्स को जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो जो अब बात करते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज के बारे में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बेसिकली क्या बताता है, अगर मेरे पास एक बहुत सारे चार्ज है, बंच ऑफ चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, और हमें उसका इफेक्ट जानना है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब टेस्ट चार्ज कैसे बिहेव करता है, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है हमें देखना है। टेस्ट चार्ज काफ़ी स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी नेट फोर्स लगेगी, तो इस चीज़ की जानकारी देते हैं। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रही है, तीसरा चार्ज वहाँ पर है या नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, तीसरा चार्ज इनके ऊपर भी फोर्स लगाकर उसको चेंज जरूर करेगा, लेकिन तीसरा चार्ज ही डिपेंड नहीं करेगा कि भाई पहले वाला पार्टिकल दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या है, बहुत सारे चार्जर, मेरे को किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या निकालने, फोर्स निकालने, तो मैं क्या करूंगा, सभी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकालूंगा और उन सभी को वेक्टोरियली जोड़ूंगा, तो जो उनका वेक्टर सम होगा क्या आएगा, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आएगा। ठीक है, सो इफ वी हैव ए बंच ऑफ चार्ज, इनको हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, रेस्ट पर होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात चल रही है। और ये क्या करते हैं, ये एक्सर्ट करते हैं एक टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स, तो हम क्या करेंगे, जो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी क्या होगी, इंडिविजुअल फोर्स के सम होगी। जो फोर्सेज होगी, हम इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्स निकल रही है उनको वेक्टोरियली जोड़ेंगे, तो जो वेक्टर सम आएगा वो क्या आएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज ही हो। आपके पास कोई भी एक बंच ऑफ चार्जेस में से आपने कोई भी एक चार्ज को चूज कर लिया, तो वो जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो फोर्स की होगी, सिंपली आप उसको निकाल सकते हो। सभी इसके आसपास के जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उन सभी के कारण, इंडिविजुअल चार्ज के कारण फोर्स देखोगे और सभी को वेक्टोरियली जोड़ दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके, और उसके बाद हम अगले टॉपिक्स करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव मी थम्स अप।